हम समझते हैं कि जैसे पुराना एक सदियों पुराना कानून का उसूल है कि इंसाफ न सिर्फ हो इंसाफ बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। आज इसके बरअक्स ये सिचुएशन हो गई है, ना इंसाफी या इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हो रहा है बल्कि सबके सामने इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला तो इंसाफ का कत्ल आप देखें कि एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने आज जो फैसला सुनाया है कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि वो दोनों पार्टीज को सुन के दोबारा फैसला करेंगे, जिसमें सबसे पहला उसूल था कि क्या ये केस काबिल समाअत है भी नहीं या नहीं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया वो क्या आईन और कानून के मुताबिक था? वो भी गलत था, जिसको हमने आज चैलेंज कर दिया है। जो शख्स पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका हो और 2 दफा फैसला कर चुका हो और उसने आज भी अपने फैसले में कहा है कि 2 दफा जो मैं काबिल समाअत होने पे फैसला दे चुका हूं मैं उसी पर रिलाय करता हूं, यानी एक लाइन के अंदर इसके ऊपर फैसला सुना दिया। तो क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब को यह केस वापस हुमायूं दिलावर के पास भेजना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, उन्होंने आज जो फैसला सुनाया है उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वन साइडेड एंड एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया। फिर इस एक्स पार्टी डिसीजन के अंदर जो कि वो पाबंद था कि कोर्ट टाइमिंग्स के अंदर हमारी बहस सुनता और बहस सुनने के बाद जो वो फैसला करता, लेकिन हमने आज उसके खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन भी जमा करा दी और आमिर फारूक साहब की जजमेंट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल जमा करा दी। इससे पहले कि हम अपने आर्गुमेंट्स का स्टार्ट करें उसने फैसला ही सुना दिया और अपने लिखे हुए फैसले पे अभी साइन नहीं हुए थे, उसका जबानी फैसला सिर्फ आया था। तो हमें ये बताएं कि ये बरकरफ्तारी कैसे हो गई कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर भी पहुंच गई? इसका मतलब है उनको पहले से पता था। और अगर वो नहीं पहुंची, जो कि बाजार लगता है कि वो पहुंच चुकी थी, अगर वो नहीं पहुंची थी तो किस तरीके से उन्होंने वहां 5 मिनट के अंदर उनकी जबान पार के दरवाजे तोड़ के उनकी गिरफ्तारी कर ली? और ये गिरफ्तारी 5 मिनट के अंदर साबित और जाहिर करती है कि इसका मतलब मैच फिक्स था और मैनेज था, इसलिए कि जबानी हुक्म पे कभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ करती। जब ऑर्डर नहीं लिखा गया, जब वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए, आईजी या उसका नुमाइंदे को ये नहीं बताया गया, वो यहां से लेकर के लाहौर नहीं पहुंचा, उससे पहले गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? फिर आज आपने देखा कि ख्वाजा हारिस जो हमारे लीड काउंसिल हैं, उनके मुंशी को सुबह सवेरे नामालूम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर से उठा लिया और उनको अदालत से बाहर लेके उनको कहा कि आज के बाद आज किसी सूरत कोई पिटीशन और फाइल जमा नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने अपने मुंशी को भेजा कि वो जाकर उसकी मदद करे, फिर उसको भी उठा लिया, जिसको कुछ देर बाद छोड़ दिया दोनों को। फिर मुझे खुद जाना पड़ा वो फाइल जाकर जमा कराने के लिए, किसी और जरिए से, वकला साहबान के जरिए से मैंने वो ट्रेस कराई फाइल। तो मुझे ये बताएं, ये कैसा निजाम इंसाफ है? क्या इस निजाम इंसाफ को हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आईन है, हमारे मुल्क में कानून है, हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है? आज पीटीआई के G8 के दफ्तर के अंदर सुबह सवेरे वीगो डाले पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताएं, उनको कैसे पता था कि आज हर हाल में ये फैसला आना है? क्या हमारे यहां ये निजाम इंसाफ और कानून की हुक्मरानी है? क्या ये आईन की बालादस्ती की बात है? जो आज की फाशिस्ट हुकूमत, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF जो आईन की मना रहे थे गोल्डन जुबली, इनको चाहिए आईन की बरसी मनाएं, इसलिए कि आईन को आपने मुअत्तल कर दिया। 8-8 मरतबा गिरफ्तारियां हो के भी अदालतों को से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। पीटीआई के वर्कर्स को क्रश किया जा रहा है, चार दीवारी की पामाली हो रही है। मैं इस केस के हवाले से 2-3 मिनट और बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज जो फैसला दिया है, मेरिट ऑफ द केस
आपको एक बात से बता दूं, जब आप हमारे गवाह नहीं आने देते तो आप कैसे कहते हो कि हमने शवाहिद पेश नहीं किए? भाई, हमारे गवाह पेश करना हमारा बुनियादी हक है। फेयर ट्रायल का कानून, आइन आर्टिकल 10A हमें मौका देता है कि हम अपने मुकदमे को इंसाफ की बुनियाद पर और फेयर ट्रायल की बुनियाद पर फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए। तो क्या वो हमें मिला? नहीं मिला। जब आप हमारे गवाहान का फैसला आपने करना है कि आपके गवाहों को मैंने नहीं आने देना, फिर मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की मिसकंडक्ट आप देखें और उनकी बदनीयती देखें। 12 बजे 12:30 बजे वो हमारे गौर साहब को कहते हैं कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में हैं, हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसिल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के ऑर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे जज को मुंसिफ की कुर्सी पे भी नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शंस जारी की थी। ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज और 90 डेज का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से राब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे। अगर FIA ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा? फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने यह भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का खत्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बगैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सजा दे दी, तो उस पर हक के दिफा का क्या बनेगा? फिर आज बदकिस्मती की बात है, जिसने कानून कायदे के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली, जो जुर्म किया, वो है नवाज शरीफ साहब, वो है आसिफ अली जरदारी, वो है यूसुफ रजा गिलानी, वो है मरियम नवाज। ये जुर्म है जिनके खिलाफ रेफरेंसेस बने, लेकिन नैब लॉ की तरमीम के बाद वो वापस हो गए। यानी जो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है तोशाखाना से, उनको तो आपने इख्तियार दे दिया, और जिन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक कोई चीज ली और उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई, उसने कल उसको बेचा, उसको रखा या किसी को गिफ्ट किया, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो जुर्म नहीं है, वो कानून कायदे के मुताबिक है। और एक बात और कि ये जो आज इल्जाम लगाया जिसके ऊपर सजा हुई है, ये सिर्फ ये इल्जाम है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज के पास तो जो लायबिलिटीज और जो एक्सपेंसेस और जो आपके एसेट्स हैं वो तो आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने वो पैसे तो ठीक लिखे, लेकिन आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, उसकी तफसील नहीं लिखी कि इसमें ये चीज मौजूद है। बात यह है कि वहां वो खाना ही नहीं होता, क्योंकि ये फर्क है। टैक्स अथॉरिटीज के पास आपने लायबिलिटीज, आपने इनकम, कहां से पैसे आए और कहां खर्च हुए, सब कुछ आपने बताना होता है। यहां आपने टोटल एसेट्स
जो उस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल होते हैं, आपने वो बताने होते हैं, और लिहाजा उनको हमने बता दिया। तो ये है टोटल केस। लेकिन इस केस को पिछले 1.5 साल से जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है, हमारी कौम के सामने है। हम बजा तौर पर समझते हैं कि इस मुतासिब जज के साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, इस मुतासिब जज के साथ हमारे तमाम इदारे मिले हुए थे, इस मुतासिब जज के पीछे हमारे ये जो पीडीएम की फाशिस्ट हुकूमतें हैं वो खड़ी हुई थी, और इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए खान साहब को निशाना बनाया, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कानून के रास्ते को अडॉप्ट करते हुए इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ अपील भी फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो नेक्स्ट राय अमल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे।